साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम लोग साइंस की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ये हमारे पास क्लास 10 की एनसीईआरटी है। क्लास 10 की एनसीईआरटी में आपको 4 चैप्टर केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, 4 चैप्टर आपको बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे, 4 चैप्टर आपको फिजिक्स के और एक आपको इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ना होगा। तो कुल क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी में 13 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के चैप्टर को देखेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जो विद्यार्थी इवोकाइएस से जुड़े हुए हैं उनको केमिस्ट्री का नोट्स दिया गया है, तो आप लोग नोट्स खोलेंगे तो उसमें पेज नंबर 5 में केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, 7 और 8 इन चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो आप लोग नोट्स को तो पढ़ेंगे ही, उसका आप लोग मल्टीपल रिवीजन करते रहेंगे। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की बुक से हम लोग पेज बाय पेज चीज़ों को कवर करेंगे, इसको आपको देखना है और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। जो चीज़ें आपको एडिशनल यहाँ से मिल रही हैं उनको नोट डाउन करना है ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें। देखिए, आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है और अगर 2026 का आप एग्जाम पेपर देखें जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, वहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल कोर साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 तक की एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। गाइड बुक चीजों को कवर नहीं कर पाएगा, तो नोट्स आपको दिया गया है, नोट्स पढ़ेंगे। साथ ही जो हम ये क्लास ले रहे हैं अब टेक्स्ट बुक से, इसको आपको देखकर चलना है। जो चीजें आपको एडिशनल मिले, जो आपके नोट्स में ना हो, उसे आपको नोट डाउन करते हुए चलना है ताकि साइंस के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सके। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। क्लास 10 के एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। देखिए, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका अभिकारक, अभिकारक जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, और दूसरा होता है उत्पाद, उत्पाद। तो केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक, और रिएक्शन के बाद जो तैयार पदार्थ होता है उसको कहते हैं हम उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की तो क्या बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन क्या हो गया? अभिकारक हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और NaCl सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? आपका उत्पाद हो गया। केमिकल रिएक्शन की जब प्रक्रिया होती है तो पदार्थ में कई सारे परिवर्तन होते हैं, ये आपको याद रखना है। उन परिवर्तनों में क्या हो सकता है? अवस्था परिवर्तन हो सकता है। अब पदार्थ आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं, हालांकि चौथा और पांचवा प्रकार भी होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं पदार्थ के? ठोस, द्रव, गैस। ये मुख्य 3 प्रकार हैं, लेकिन इसके अलावा एक चौथा प्रकार प्लाज्मा भी होता है और एक पांचवा प्रकार बोस आइंस्टीन भी होता है। बोस आइंस्टीन भी होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी कोई ठोस पदार्थ है तो द्रव में चेंज हो सकता है, द्रव है तो वो ठोस या गैस में बदल सकता है। तो रासायनिक अपक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन हो सकता है, यानी केमिकल रिएक्शन हो तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन जब हो तो उसमें गैस का निष्कासन हो, कोई गैस प्रोड्यूस हो, और उस पदार्थ के तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो ये आपको 4 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में, रंग में, केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस का निष्कासन हो सकता है, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अवस्था, रंग, गैस का निष्कास या उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया के दौरान ये 4 चीजें आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक क्या हो गए? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर एक दिया गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद के अगर आप परमाणु क्रमांक देखें
तो अगर समान हो रहे हैं तो समझ लीजिए वो समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। अब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जब अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान और उत्पाद तत्व का द्रव्यमान बराबर होगा तो वो जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, वो बैलेंस रिएक्शन होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। एग्जाम्पल के लिए इसे आप समझिए, राइट, इसको आप समझिए, यहां आप समझ सकते हैं। जैसे आयरन जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट भी कहते हैं, मैग्नेटाइट भी कहते हैं, मैग्नेटाइट भी कहते हैं, राइट। आयरन ने जल के साथ अभिक्रिया की तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड, या जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। और इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर आपको बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, इधर आयरन सिंगल है और इधर आयरन के कितने तत्व हैं, 3, राइट, कितने हैं, 3। तो अब हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 अणु हैं, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, राइट, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो Fe3 ये बैलेंस हो गया, O4 O बैलेंस हो गया, बच क्या रहा है 4H2, तो हमें यहाँ पर 4H2 करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं किसी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का। और ये जो बैलेंस करने की विधि है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने की जो विधि होती है, इसको हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, राइट, ये आपसे पूछा जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने की विधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे उसको, हिट एंड ट्रायल विधि। कहीं दिया भी गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, राइट, समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्नावली दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, तो आप लोग पीडीएफ से भी इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, जो मैग्नीशियम होता है बहुत क्रियाशील धातु होती है, क्रियाशील धातु होने के चलते जब ये खुली हवा के संपर्क में आता है, खुली हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद परत जम जाती है। और जब हम जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो सफेद परत होती है, ये रिबन को आगे जलने से रोकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल, जिसको हम सैंड पेपर कहते हैं, सैंड पेपर कहते हैं, रेगमाल, उसे साफ कर लेते हैं ताकि आसानी से यह रिबन जल जाए। बाकी नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं, उनको संतुलित करने के लिए दिया गया है, हमने उसको संतुलित करके यहाँ पर दिखा दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोलिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोलिक अम्ल, ये क्या बनाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है, और प्लस जल। ये जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ये महत्वपूर्ण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार रिएक्ट करके लवण बनाते हैं, तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, राइट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये अम्ल हो गया, और दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो लवण NaCl, जो कि एक न्यूट्रल पदार्थ है, एक न्यूट्रल पदार्थ है, ना तो ये क्षार है न ही ये लवण है, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों में पहला प्रकार है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट
मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अपक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहां पर दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस तरीके की अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो ये आपको याद रखना है संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चार रिएक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पहचानिए इसमें संयोजन अभिक्रिया का कौन सा रिएक्शन है। तो संयोजन अभिक्रिया कौन सा रिएक्शन होगा, जहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे होंगे, वैसे रिएक्शन को आपको संयोजन अभिक्रिया के तौर पर पहचानना है। राइट। बिना बुझा हुआ चूना आप जानते हैं, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना जिसका इस्तेमाल हम दीवारों को पेंट करने के लिए करते हैं, दीवारों को व्हाइट करने के लिए करते हैं। आप देखते हैं, आप चूना लाते हैं बाजार से, पानी में मिलाकर आप क्या करते हैं, दीवारों को पोतते हैं। उससे दीवारों में एक चमक आती है। जो चमक बेसिकली आती है वो आती है कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से। जो बुझा हुआ चूना होता है वो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, और ये जो परत होती है इसी से दीवारों पर चमक आती है। और कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं ये संगमरमर का भी केमिकल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिएक्शन पूरी दी गई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है CaCO3, राइट, CaCO3। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों में चमक आ जाती है। और ये थोड़ी सी गति इस अभिक्रिया की क्या होती है, धीमी होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। इसलिए जब आप दीवार पर चूना पोतते हैं, ये बुझा हुआ चूना पोतते हैं, तो देखते हैं 2 से 3 दिन के बाद में आपको दीवारों में चमक दिखाई देती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि अभिक्रिया के दौरान अगर उष्मा रिलीज हो रही है, अगर उष्मा रिलीज हो रही है, उष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में भी कंसीडर करेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना तो बना ही रहा है, उसके साथ में उष्मा भी रिलीज होती है। जैसे आप चूने में पानी मिलाएंगे वैसे ही आप देखेंगे उष्मा उसमें रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, तो वह उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण होगा। प्राकृतिक गैस का दहन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने नोट्स में उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया के कई सारे एग्जाम्पल बताए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जहां उष्मा रिलीज हो रही है, उष्मा बाहर निकल रही है, इस अभिक्रिया में निकाय का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब उष्मा रिलीज होगी तो सीधी सी बात है तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके अब कई सारे उदाहरण है। विखंडन अभिक्रिया जो आपका फिजन रिएक्शन होता है, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट। बर्निंग, जब किसी चीज को आप जलाते हैं वहां भी हीट रिलीज होता है, ये भी आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन, उसके अलावा लोहे में जंग लगना, बर्फ का निर्माण होना, प्रबल अम्ल और क्षार की जब जल से अभिक्रिया कराते हैं, यानी उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किण्वन, फर्मेंटेशन जब होता है उस अभिक्रिया में भी हीट रिलीज होती है, तो वो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। राइट, आगे बढ़ते हैं। वियोजन या जिसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है, यह एक अभिघटन अभिक्रिया है। जैसे फेरस सल्फेट 2FeSO4, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में वियोजित हो गई है, तो ये वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल वियोजन अपक्रिया के और यहाँ नीचे दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में ये विघटित होता है और सिल्वर और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके विघटित होता है और सिल्वर और ब्रोमीन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है, ये धूसर रंग का हो जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड किस रंग का हो जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, धूसर रंग का हो जाता है। राइट। सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में याद रखिए, सिल्वर ब्रोमाइड इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसके साथ ऊष्मा वहां पर रिलीज होती है। तो जब अभिक्रिया में ऊष्मा प्रोड्यूस होती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम किसी अभिक्रिया में देखते हैं कि वहां पर ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को विघटित करने के लिए हम उसमें ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा को डालते हैं और तब वो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। जितने भी आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये भी सूर्य के प्रकाश में विघटित हो रहा है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी विघटित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से जो हमने यहाँ पहला एग्जाम्पल देखा था फेरस सल्फेट, ये भी विघटित होने के लिए इसमें भी हमको ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जब हम ऊष्मा देते हैं कि जिस अभिक्रिया में, वहां पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और इसके भी आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, हमने आपको नोट्स में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो जब ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी अभिक्रिया को चलाने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शेषी अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के दौरान निकाय का जो तापमान है वो घट जाता है। अब कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, जैसे जो वाष्पोसर्जन होता है, वाष्पोसर्जन की जो अभिक्रिया होती है ये ऊष्मा शेषी अभिक्रिया का उदाहरण होता है, क्योंकि वाष्पोसर्जन के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। उसी तरीके से वाष्पीकरण हो गया, अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर भी बाहरी ऊष्मा की हमको आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में, है ना। बर्फ का पिघलना, बर्फ का जब निर्माण होता है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। और जब बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलने के लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। बिना टेम्परेचर के तो बर्फ पिघलेगी नहीं, तो हमें बाहर से उसमें ऊष्मा देनी पड़ रही है तब वो बर्फ पिघल रही है। इसलिए बर्फ का पिघलना बेसिकली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तापीय अपघटन हो गया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, वाष्पोसर्जन, अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, ये सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, इसके शब्द से ही मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल देता है। बेसिकली जो अधिक क्रियाशील अभिकारक होता है, अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होता है, वो कम क्रियाशील वाले अभिकारक के स्थान को बदल देता है। जैसे यहाँ पर एक
रिएक्शन दिया गया है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ में अपक्रिया करता है और आयरन सल्फेट बनाता है। तो इस अपक्रिया में जो आयरन है, आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, अर्थात हटा दिया। तो इस तरीके की अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और इसी के एग्जाम्पल हैं, जैसे जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, इसलिए वे कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। और इनके यहाँ पर रिएक्शन करके भी बताए गए हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यानी विस्थापन अपक्रिया में हमने क्या देखा, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल रहा था। वहीं द्विविस्थापन अपक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, और ये रिएक्ट कर रहा है तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और ये द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल में जैसे AgCl प्लस NaNO3, राइट, सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड के साथ अपक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों अभिकारक आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और इस अभिक्रिया में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन रहा है, राइट, NaCl। तो ये भी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरीके से HCl प्लस NaOH, यहाँ पर NaCl प्लस H2O, यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं आयनों का यहाँ पर भी आदान प्रदान हो रहा है। तो द्विविस्थापन अपक्रिया में दो यौगिक या दो अभिकर्मक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और फिर दो नए यौगिक बनाते हैं। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदलता है, सिंपल, ये विस्थापन अपक्रिया होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और द्विविस्थापन अपक्रिया में दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, ये चीज आपको याद रखना है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। तो सीधा याद रखिए, सीधा याद रखिए, जब अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है तो उसको कहेंगे हम उपचयन। क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या कहेंगे, उसका उपचयन हुआ है, उपचयन, वृद्धि पर उपचयन। और जब उस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन जब निकल जाए तो उस पदार्थ का क्या कहेंगे, अपचयन, अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा और उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और उपचयन अपचयन की इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हुआ, उपचयित क्या होगा, जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, और दूसरा अभिकारक अपचयित हुआ यानी उस पदार्थ में ऑक्सीजन ह्रास हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, और इसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। तो जब अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अपक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर प्लस जल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड आगे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर। तो देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से जो O है वो निकल गया यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो इसका अपचयन हुआ। और जो हाइड्रोजन गैस थी ये आगे चल के ये आगे चल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बन गया, यानी यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी पदार्थ में, ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि होगी तो उपचयन होगा। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो हम कहेंगे उसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। इतनी बात आप यहाँ याद रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। और उपचयन अपचयन की इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, आपने देखा होगा अपने आसपास की धातुएं, जैसे लोहा देखते हैं उस पर जंग लग जाता है, चांदी तांबा देखते हैं उस पर परतें चढ़ जाती हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता
आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती हैं और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, क्या है? ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे के ऊपर जंग लगना, ये भी एक तरीके का संक्षारण का उदाहरण है। और संक्षारण कब होता है? जब वो अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है। यहाँ पर कुछ अन्य चीजें समझने लायक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है संक्षारण के संबंध में। जैसे हमने आपको बताया लोहे पर जंग लगना, तो जब लोहे पर जंग लगता है तो वो लाल भूरे रंग का हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब लोहे की वस्तुएं वायुमंडल में लंबे समय तक नमी, पानी, आर्द्रता, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में रहती हैं तो उनकी सतह पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3H2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको ही हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जंग लगा लोहा। तो ये आपको याद रखना है। हाइड्रेटेड, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अगर इसका आप कंप्लीट केमिकल रिएक्शन देखें तो आयरन हो गया प्लस ऑक्सीजन के साथ ये संपर्क में आएगा और वहां पर नमी होगी, नमी होगी। जब नमी होगी तो ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू H2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही क्या है? जंग है। आगे चांदी के ऊपर काली परत जो चढ़ जाती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांदी के आभूषण बर्तन आप लोग अक्सर देखते हैं, जब उनको आप हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है। ये परत बेसिकली कैसे चढ़ती है? तो चांदी वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन, ये सब आप लोग नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है चांदी किसके संपर्क में आने से काली पड़ जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड 2Ag प्लस H2S, सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड प्लस H2। और जो ये सिल्वर सल्फाइड होती है इसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ी होती है, राइट। ये चांदी होती है बेसिकली, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया करने के बाद ये सिल्वर सल्फाइड बनती है जिस चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ी होती है, राइट। तो सिल्वर सल्फाइड ये काले रंग का होता है। आगे तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो तांबे के ऊपर हरी परत, ये भी संक्षारण का ही उदाहरण है। अब ये तांबे के ऊपर हरी परत कैसे चढ़ती है? तो तांबे के बर्तन या वस्तुएं लंबे समय तक आप उनको खुला छोड़ दीजिए तो हवा के संपर्क में रहेंगी, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नमी से ये क्रिया करती है और तांबे की सतह पर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनता है, जिसको हम पेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटिना भी कहते हैं। और ये बेसिकली पेटिना जो होती है हरी परत के तौर पर हमें तांबे के ऊपर दिखाई देती है। तो कॉपर हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता है, H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और ऑक्सीजन हो गई। जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो बेसिकली कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, जिसको हम पेटिना भी कहते हैं। और बेसिकली यही हरे रंग का होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको हटाकर। कॉपर जब वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो CuCO3 CuOH का होल ट्वाइज कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेटिना कहते हैं। और ये हरे रंग का होता है, हरे रंग का। तो कॉपर के ऊपर जो हरी परत आपको देखने को मिलती है वो बेसिकली कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी संक्षारण के संबंध में। आगे बढ़ते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता
आप अक्सर देखते हैं वसा युक्त अथवा जो तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जब लंबे समय तक वे रखे रहते हैं तो उनका स्वाद और उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है। तो उपचयित होने वाले तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद अथवा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उनकी उपचयन गति को धीमा किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चिप्स बनाने वाले जो चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो चिप्स की पैकेट जो आप देखते हैं उसमें से ऑक्सीजन निकालकर उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो, जो चिप्स हो उनका स्वाद न बदले, उनसे गंध ना आए। इसलिए ऑक्सीजन को हटाकर चिप्स की थैलियों में क्या किया जाता है, कम सक्रिय गैस, जिसमें एक नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो जाता है कम सक्रिय गैसों में, इस नाइट्रोजन गैस को हम चिप्स की थैलियों में भर देते हैं ताकि चिप्स का क्या ना हो, उपचयन ना हो। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन वाला पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब आप देखेंगे तो बुक में कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है और फिर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि इस रिएक्शन में देखिए सीसा उपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो फिर उसके ऑप्शन बनाए गए हैं, ए और बी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी सही है या सभी सही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर हमने आपको बताया अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन, उपचयन, उपचयन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कार्बन है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। उपचयित कब होता है, जब पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, और जब पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वहां पर होता है अपचयन। तो आप देखेंगे लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं कार्बन, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ पर उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इस साइड जुड़ रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। तो इसमें सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और प्रश्न में यही पूछ रहा है कि कथन में बताइए कि कौन से कथन असत्य हैं। तो ए और बी असत्य हैं, क्योंकि लेड अपचयित नहीं हो रहा है बल्कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उपचयित हो रहा है बल्कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी और डी सही है। तो यहाँ पर असत्य पूछ रहा था तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम नाइट्रेट और आयरन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अधिक अपक्रियाशील एल्युमिनियम कम अपक्रियाशील आयरन को उसके ऑक्साइड से क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो ये कैसी अपक्रिया है, अब नीचे दिया गया है ये रिएक्शन और नीचे दिया गया है किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। तो ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया में हमने बताया था दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया में हमने बताया था अभिकारक को के आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। वियोजन अपक्रिया में हमने बताया था अभिकारक आगे रिएक्ट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। तो जो ये रिएक्शन दिया गया ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, राइट। आयरन को उसके ऑक्साइड से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है और आगे एल्युमिनियम नाइट्रेट बना रहा है। तो ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है, आपको बताना है उसका सही जवाब क्या होगा। तो अगर लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ आप देख सकते हैं, यही पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के पीछे जो एमसीक्यू दिए होते हैं उनको भी आपको
सॉल्व करना है, राइट, उनको भी आपको सॉल्व करना होता है। तो हमने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। बाकी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, राइट, कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सेकंड चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग लगातार पढ़ते रहें, जो नोट्स दिया गया है नोट से चीजों को कवर करते रहें, और बाकी जो एनसीईआरटी की क्लास हो रही है इसको भी आप देखें, तो आपका साइंस जो है वो कवर हो जाएगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करने की स्थिति में होंगे। नोट्स में देखेंगे तो पेज नंबर 9 से आपको अम्ल क्षारक लवण के बारे में बताया गया है। तो नोट्स को आप पढ़िएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब एनसीईआरटी से इसको कवर करेंगे। धन्यवाद।